हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है कंप्यूटर सिस्टम, ये हम अपनी छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमारे पास कंप्यूटर सब्जेक्ट था उसमें भी हमारा ये चैप्टर था कि इसमें कंप्यूटर के बेसिक्स हैं, कि उसके क्या पार्ट्स हैं, क्या मेमोरी है, कहाँ कहाँ उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है और किस तरह से उसका एवोल्यूशन हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आती हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? तो इन दिस चैप्टर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम का। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर किस तरह से इवॉल्व हुए हैं। जैसे जैसे टाइम बदलता गया कंप्यूटर्स में क्या होता गया, चेंज होते गए। पहले सबसे पहले कुछ और टाइप का आया, फिर इस तरह से उनका एवोल्यूशन होता गया। उसके बाद कंप्यूटर्स की मेमोरी भी है, कुछ टाइप्स की मेमोरी आती है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, डेटा जो हम ट्रांसफर करते हैं बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, तो वो किस तरह से डिफाइन होता है, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद है डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारा कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन डेटा जो हम स्टोर करते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस तरह से रहती हैं उसके अंदर, तो वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर होते हैं कि उसमें हमारी सारी चीज़ें कितनी जल्दी से प्रोसेस होती हैं, कितनी जल्दी से वो सारी चीज़ें मैनुअली और जो हमने उसमें सेव करी है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वो किस तरह से कितनी ज़्यादा स्टोर हो पा रही हैं और पहले किस तरह से चल रही थी और आज के टाइम पर किस तरह से चेंज होकर कितनी ज़्यादा स्टोरेज हमारी बढ़ चुकी है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सॉफ्टवेयर और लास्ट होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो इसे स्टार्ट करता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। सो कंप्यूटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या है कि सबको पता है कि कंप्यूटर क्या हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसी के साथ साथ ये क्या एक्सेप्ट करता है, जो भी डाटा हम इसमें स्टोर करवाते हैं तो वो इनपुट और आउटपुट वो सारी चीज़ें हमें जनरेट कर देता है कि डाटा हमें पहले इनपुट करना पड़ता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो हमें एज आउटपुट मिलता है। फिर कंप्यूटर यहाँ पे क्या है, वो उसमें एक एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे कि एक कह सकते हैं कि कंप्यूटर के पास में दो चीज़ें होती हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। और जब ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म होता है, तभी हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। A computer system primarily comprises a central processing unit (CPU), memory, input-output devices, and storage devices. All these components function together as a single unit to deliver the desired output. A computer system comes in various forms and sizes. It can vary from a high-end server to personal desktop, laptop, टैबलेट, कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, कंप्राइज होता है पहले लगता है सीपीयू। सीपीयू होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। ये हम सभी को पता ही है, छोटे क्लासेस में सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। तो वो सीपीयू, उसमें हमारी मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जिससे हम इनपुट कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, आउटपुट जैसे कि हमारा मॉनिटर स्क्रीन हो गई, तो वो सारी चीज़ें, और स्टोरेज डिवाइसेस, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। अब ये जो हमारे कॉम्पोनेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो अलग अलग साइजेस में, अलग अलग फॉर्म्स में हमारे पास अवेलेबल है। अब ये क्या है, ये पोर्टेबल भी होते हैं कुछ और कुछ पोर्टेबल नहीं भी होते। जैसे हमारा जो कंप्यूटर है वो पोर्टेबल नहीं है, उसके पास सीपीयू, अपना खुद का मॉनिटर, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड रहती हैं। पर लैपटॉप, फोन, टैबलेट्स, ये सब क्या है, पोर्टेबल है कि इन्हें हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है कि अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग साइजेस हैं। आप देखोगे कुछ लैपटॉप्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ फोन्स बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो इस तरह से इन सभी के जो शेप एंड साइज हैं, फॉर्म्स हैं, वो सब अलग हैं। तो सब एक बेसिक स्ट्रक्चर जिस पर काम कर रहे हैं वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम का ही है। अब यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दे रखा है जिसकी वजह से हमें समझाया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनपुट डिवाइस होता है हमारा, उससे हम सारे डेटा को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक इमेज दी है, जैसे आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनपुट डिवाइसेस से हम इनपुट देंगे, जैसे कंप्यूटर से हम अपना जो भी कीबोर्ड है उससे हम इनपुट दे सकते हैं। उसके बाद में फिर क्या होगा, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो है वो अपना काम करना स्टार्ट करेगा। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है, हमारा प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, और उसके ऊपर हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दे रखे हैं। और उसके बाद हमारा आउटपुट डिवाइस है, यानी कि जब भी हम कोई इनपुट देते हैं तो सीपीयू से क्या करता है, सीपीयू इनपुट जो भी हमने दिया है उस सबको यहाँ पे कंट्रोल करेगा, उसमें देखेगा कि प्राइमरी मेमोरी में क्या स्टोर करना है, उसके बाद उसके लॉजिक को किस तरह से सॉल्व करना है, और फिर हमें क्या करना है, किस तरह से आउटपुट देना है, मॉनिटर पे, मॉनिटर स्क्रीन पे किस तरह से सारी चीज़ें शो करनी है। तो ये सारा काम किसका होता है, सीपीयू का, इसलिए हम उसे ब्रेन भी बोलते हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैरी करता है हमारा एक्चुअल प्रोसेसिंग एंड यूजुअली रेफर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। फिजिकली अ सीपीयू कैन बी placed on one or more microchip called integrated circuit IC. The IC comprise semiconductor material.
जैसा कि हमने देखा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू क्या है, हमारा ब्रेन कहलाता है कंप्यूटर का। अब ये क्या होता है, फिजिकली एक जगह पे प्लेस हो जाता है। उसके बाद में ये इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसर और माइक्रोचिप्स इंटीग्रेटेड होती है। और इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी, यानी कि इसमें बहुत सारे माइक्रोचिप इंसर्टेड होते हैं। और वो किस मटेरियल के बने होते हैं, जो हमारे आईसी है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने हुए होते हैं। अब सीपीयू यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी गिवन है। यहाँ पे द सीपीयू इज गिवन इंस्ट्रक्शन एंड डेटा थ्रू प्रोग्राम। द सीपीयू देन fetches the program and data from the memory and perform arithmetic and logical operation as per the given instruction and store the result back to the memory। यानी कि जो हमारा सीपीयू है, जैसे हमने यहाँ पे इस डायग्राम में देखा था, यहाँ पे इसके प्राइमरी मेमोरी है, दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स है और कंट्रोल यूनिट, और उसके ऊपर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि सीपीयू यहाँ पे क्या करता है, जब भी हम यहाँ पे कोई डेटा स्टोर करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो सीपीयू यहाँ पे वो सारे डेटा को फेच करता है। उसके बाद में वो क्या करता है, जो भी उसके परफॉर्मेंस थी, जो भी उसे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं उस डेटा के अकॉर्डिंग, वो उसे परफॉर्म करेगा और उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो उसे उस मेमोरी में स्टोर कर देगा। सो व्हाइल प्रोसेसिंग द सीपीयू स्टोर्स द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड रजिस्टर्स। यानी कि जब भी वो क्या कर रहा होता है, कोई भी काम को स्टोर कर रहा होता है या फिर उसको परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसके दौरान सीपीयू क्या करता है, उस सारे डेटा को कहाँ स्टोर कर रहा होता है, अपने लोकल मेमोरी में, जिसको हम रजिस्टर्स बोलते हैं। और रजिस्टर्स क्या होता है, सीपीयू का ही एक पार्ट होते हैं। सीपीयू की चिप होते हैं जिसमें वो सारे जो भी लोकल मेमोरी है वो सारी स्टोर हो जाती है, वो जो डेटा था वो स्टोर हो जाता है। अब डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा। अब एक ही रजिस्टर बार बार हम सारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज नहीं करते, अलग अलग रजिस्टर्स का यूज करते हैं ताकि हम डेटा को स्टोर कर सके, इंस्ट्रक्शंस दे सके और इमीडिएट रिजल्ट भी परफॉर्म कर सके। सो अदर देन द रजिस्टर द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। अगर जो रजिस्टर्स है उसने तो क्या किया, स्टोर कर लिया इन्फॉर्मेशन को, डेटा को स्टोर कर लिया, पर रजिस्टर्स के अलावा भी सीपीयू के पास क्या होता है, दो मेन कंपोनेंट होते हैं, जिसमें पहला भी हमारा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट सीयू। ये दोनों हमने इस डायग्राम में देखे थे। जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ये क्या करता है, जितने भी अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, एएलयू में क्या होता है, जितने भी हमारे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स यानी कि जो भी हमारे एल्गोरिथम वाले क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, तो वो सारे हमारा एएलयू सॉल्व करता है, जिसमें भी लॉजिक लग रहा होता है, तो वो सारी चीजें काम करने का, वो परफॉर्म करने का काम किसका है, एएलयू का। और कंट्रोल यूनिट यहाँ पे क्या करता है, सब्सिक्वेंटली इंस्ट्रक्ट एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस एंड गाइड्स डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर मेमोरी, एएलयू एंड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। यानी कि कंट्रोल यूनिट क्या करता है, सारी चीजें कंट्रोल करने का काम करता है। अकॉर्डिंग टू इट्स नेम ये यही काम करता है कि ये क्या करता है, गाइड करता है कि डेटा को किस डायरेक्शन में फ्लो होना है और सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाता है। और उसके बाद तो जो हमारा सीयू है वो क्या करेगा, जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट है फिर वो हमें देता है। अब सीपीयू इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। वी विल स्टडी मोर अबाउट इट इन सेक्शन 1.5। यानी कि सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, एक तो ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर्स का, साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं, ये पॉपुलर है इसके दूसरे नाम में, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर भी हम इसे बोलते हैं। अब जो माइक्रो प्रोसेसर है वो पूरी हमारी एक यूनिट है जो हम पढ़ेंगे, तो वो सेक्शन 1.5 में हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या है, वो डिवाइसेस जो क्या करेंगे, थ्रू विच कंट्रोल सिग्नल्स आर सेंड टू अ कंप्यूटर। यानी कि वो डिवाइसेस जो क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल सिग्नल सेंड करते हैं। यानी कि इनपुट यानी कि आप किसी को कोई भी डाटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये जो डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो अपने कंप्यूटर को, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, तो वो जो डिवाइसेस ये इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं उन डिवाइसेस को हम क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे। ये वैसे नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता होती है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, यहाँ पे जो भी हमारा इनपुट डेटा है इनटू अ डिजिटल फॉर्म दैट इज एक्सेप्टेबल बाय द कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि क्या करता है, जो डिवाइस है, जो भी इनपुट डिवाइस है, वो क्या कर देंगे, उस डेटा को कन्वर्ट कर देंगे डिजिटल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर क्या कर सके, उसे उस डेटा को एक्सेप्ट कर सके। मान लो कि मैंने कॉपी में कोई एक पैराग्राफ लिख दिया, अब मुझे कंप्यूटर को देना है, तो वो पेज में कंप्यूटर को नहीं दे सकती, पर हम कंप्यूटर डिवाइसेस, जो इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कि कीबोर्ड, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को सेंड कर सकते हैं। जो भी मैंने पैराग्राफ लिखा था मैं कीबोर्ड से क्या करूंगी, टाइप करके कंप्यूटर को भेज दूंगी। तो कीबोर्ड से जब वो टाइप हुआ तो वो जो डेटा था, जो हैंड रिटन फॉर्म में था, जो हार्ड कॉपी था, वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कंप्यूटर के अंदर चला गया। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम डेटा को सेंड करते हैं कन्वर्ट करके डिजिटल फॉर्म में। अब यहाँ पे जो इनपुट डिवाइसेस उनके एग्जांपल्स हैं,
कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन एक्सेट्रा, यानी कि उन सभी चीज़ों को जिससे हम डेटा को क्या कर रहे हैं, डिजिटल फॉर्म में किसी और कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो सारे डिवाइसेस क्या होंगे, हमारे इनपुट डिवाइसेस, जिनसे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन सेंड करने का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे कीबोर्ड हो गए, माउस हो गए, स्कैनर हो गए, टच स्क्रीन हो गए, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर और टच स्क्रीन, तो ये सारे हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे और भी चीजें दे रखे हैं। बिसाइड वी कैन नाउ एंटर डेटा थ्रू वॉइस, फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज गूगल वॉइस सर्च टू सर्च द वेब वेयर वी कैन इनपुट द सर्च स्ट्रिंग थ्रू आवर वॉइस। यानी कि अब ये सारी चीजें क्या हो गई, ये सारी चीजें तो आपने टाइप करे, उसके बाद वहाँ पे आपने सेंड किया। पर इसी के साथ साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई, उसके साथ साथ हमने टाइपिंग के साथ साथ यहाँ पे क्या किया, वॉइस सर्च को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो वो भी हमारा क्या एक इनपुट डिवाइस ही है। जैसे कि हम गूगल सर्च का यूज करते हैं, गूगल वॉइस का यूज करते हैं ताकि हम इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सके। उसी के साथ साथ सीरी का यूज करना, एलेक्सा का यूज करना, तो इस सब से क्या होता है, आप वॉइस की हेल्प से क्या कर सकते हो, डेटा को इनपुट कर सकते हो। तो ये भी हमारा एक दूसरा मेथड है। पहले वाले क्या होगा, टाइपिंग के थ्रू आप कर रहे हो, किसी चीज पे क्लिक करके कर रहे हो, तो इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। पर हाँ, ये सारे हमारे क्या आते हैं, इनपुट डिवाइसेस में ही आते हैं। अब डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस में टेम्परेली स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ऑल्सो कॉल्ड रैम। यानी कि जो भी, अब जैसे जब पहले हमने पढ़ा कि सीपीयू में यहाँ पे जो डेटा जब भी हमने काम किया, प्रोसेस किया, तो वो कहाँ स्टोर होगा, उसकी लोकल मेमोरी में। यहाँ पे देखा था उसकी लोकल मेमोरी में स्टोर होगा। पर यहाँ पे अगर जो हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जब हम उससे कोई डेटा यहाँ पे एंटर करा रहे हैं, तो फिर वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो जो डेटा हमने एंटर किया है इनपुट डिवाइस के थ्रू, वो टेम्पररी स्टोर होता है किसमें, हमारी मेन मेमोरी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम बोलते हैं। सो फॉर कंप्यूटर सिस्टम, अब उसकी वो टेम्पररी मेमोरी में स्टोर हो गया है, तो फिर वो क्या करता है, उसी का यूज करके उसे परफॉर्म करवा रहा है। पर यहाँ पे दूसरी चीज दी है, फॉर परमानेंट स्टोरेज एंड फ्यूचर यूज द डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन आर स्टोर परमानेंटली इन एडिशनल स्टोरेज लोकेशन कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। जो हमने वो डायग्राम देखा था, उसमें सेकेंडरी मेमोरी हमारे सीपीयू के ऊपर लिखी हुई थी। तो वो किस काम आती है, वो इस काम आती है कि अभी तो हमने यहाँ क्या उसे टेम्पररी स्टोर कर लिया, पर अगर हमें उस इन्फॉर्मेशन को, उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है ताकि हम उसे फ्यूचर में भी यूज कर सकें, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एडिशनली जाके स्टोर करना पड़ेगा अपनी सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये इस तरह से स्टोर होता है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, जिनसे हमें हमारा रिजल्ट डिस्प्ले होके मिलता है, रिसीव करते हैं जिससे हम डाटा, वो हमारा आउटपुट डिवाइसेस में आता है। जैसे कि वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे अगर एक प्रिंटर है, तो उससे जो अगर हमने कुछ फोटोकॉपी करवाई और उससे हमें प्रिंटर मिला, तो हार्ड कॉपी में हमारा आउटपुट हमें मिल गया। पर मान लो अगर हमें किसी ने मेल सेंड किया, तो हमें वो फिर किस फॉर्म में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, आउटपुट डिवाइसेस से अपने डेटा को रिसीव करते हैं। तो ये क्या होता है कि इनपुट से आपने डेटा सेंड किया, अब आउटपुट क्या करेगा, उस डेटा को, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको रिसीव करवाएगा, आप तक पहुंचाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। यानी कि क्या करता है, जो भी डिजिटल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आपने एक बार इनपुट कर दिया, अब वो कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम में है, अब वो डिजिटल फॉर्म में है। पर अब कंप्यूटर की जो डिजिटल फॉर्म है वो हमें तो समझ नहीं आएगी, तो इसलिए वो क्या करता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में हमें वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर एक्सेट्रा, ये सारे हमारे क्या है, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसेस है। क्योंकि देखो डिस्प्ले जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन शो करती है। स्पीकर्स भी हमें क्या करता है, जो आवाज आती है वो वॉइस फॉर्म में है ना, ऑडियो फॉर्म में है, तो वो भी हमें एक, जो कह सकते हैं, डाटा, जो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें सुना रही है, हम तक पहुंचा रही है, तो वो भी हमारा आउटपुट हो गया। प्रिंटर भी हमें इन्फॉर्मेशन देता है, और 3D प्रिंटर्स भी आ गए हैं, तो वो सारी चीजें हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं, तो हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे एक 3D प्रिंटर की बात हो रही है कि पहले जो क्या था, अब हमारे पहले जो चलते थे वो इंक जेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स टाइप के हमारे प्रिंटर्स चलते थे। पर नाउ डेज क्या हो गया, 3D प्रिंटर्स भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसकी वजह से हम इजीली अपने जो डेटा है उसको रिसीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो ये जो टॉपिक है, ये कभी भी पेपर में तो नहीं आता और ना ही आपसे कोई ऐसे अलग से पूछेगा, बट ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए है कि किस तरह से हमारी सारी चीजें इवॉल्व हुई, किस तरह से हमारे कंप्यूटर्स जो है वो चेंज होते गए और किस तरीके से आगे बढ़ते गए। सबसे पहले जैसे कि हम देख सकते हैं कि 500 BC में हमारे पास क्या था, अबैकस था, वो इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसको हमारे पास क्लाइन आया, फिर एनालिटिकल इंजन आया, फिर टेबुलेटिंग मशीन्स आई, फिर टर्निंग मशीन्स आई, फिर EDVAC आया, ENIAC आया, फिर ट्रांजिस्टर्स, और उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इसी के साथ साथ सारी चीजें क्या होती गई, अगर आप देखो तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए, जिस तरह से टाइम बीतता गया, उसी के साथ साथ क्या हुआ, हमारे सारे इन्फॉर्मेशन, हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो इवॉल्व होते गए और चेंज होते गए।
तो इसी के साथ साथ हमारा क्या हुआ, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो कि 500 BC में अबैकस थे, फिर उसके बाद 1942 में कुछ और, 1834 में कुछ और करते करते 1970s तक क्या होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, जिसमें क्या होते हैं, सिलिकॉन चिप्स इंक्लूडेड होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के थ्रू क्या करते हैं, सारी चीजें परफॉर्म होती है। तो इस तरह से हमारे कंप्यूटर्स जो है इवॉल्व होते गए। तो ये सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड है, तो आप इसे इस तरह से रीड कर सकते हैं। आगे दिया यहाँ पे फिर से डायग्राम दे रखा है कि इनपुट डिवाइसेस से हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि हमारी CPU और मेमोरी, और उसके बाद हमारा आउटपुट यानी कि हमें रिजल्ट मिलेगा। तो वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, यहाँ पे ये कंप्यूटर यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे जनरेट किया था। सो द वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज शोन इन फिगर 1.5। जैसे आप देख सकते हो 1.5 में हमें ये वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है कंप्यूटर का वो शो कर रखा है। इसमें क्या है, हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है, जो क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है और डाटा को स्टोर करता है, और प्रोग्राम्स जो भी हैं उन सबको स्टोर करता है, और आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस से क्या करता है, कम्युनिकेट करता है और इंफॉर्मेशन को सेंड और रिसीव करने का काम करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर ENIAC ये क्या था, हमारा फर्स्ट बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर बेस था, जो क्या था, जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ने यहाँ पे परफॉर्म किया। सो ड्यूरिंग 1970 द लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट CPU ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर। यानी कि जो भी हमारे जो CPU है उस सबके अंदर जो भी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हैं, जो भी LSI है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमने क्या किए, इंटीग्रेट कर करके अपनी सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल चिप में क्या कर दिए, इंट्रोड्यूस कर दिए। यानी कि CPU की सिर्फ एक सिंगल चिप में ही हमने क्या किया, सारी चीजें इंटीग्रेट करके इंक्लूड करी। तो ये जो सिंगल चिप थी, फिर इसको हमने क्या बोला, माइक्रो प्रोसेसर बोला, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी थी, ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी चीज थी, तो काफी छोटी थी और ये सारी चीजें प्रोसेस करती थी, तो इसलिए माइक्रो प्रोसेसर। So Moore's law predicted exponential growth in the number of transistors that could be assembled in a single microchip. In 1980s, the processing power of computers increased exponentially by integrating around 3 million components on a small size chip termed as very large scale integration (VLSI). Further advancement in technology has made it feasible to fabricate high density of transistors and other components, approx 106 components, on a single IC called super large scale integration (SLSI), as shown in figure 1.6. The IMD introduced its first personal computer PC for home user in 1981, and Apple produces Macintosh machines in 1984. तो देखो यहाँ पे क्या समझाया है, यहाँ पे बोल रहा है कि 1970s में, जैसे हमें यहाँ पे हमारा जो ये कंप्यूटर सिस्टम, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो कि इनपुट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सॉरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, मेमोरी और फिर आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पे क्या दिया, इन्होंने समझाया कि ये बाद में क्या हुआ, ये सारी चीजें माइक्रो प्रोसेसर में क्या होगा, इंक्लूड हो गई। यानी कि CPU में क्या हुआ, सिंगल चिप जब हमने इंट्रोड्यूस करी तो उसे माइक्रो प्रोसेसर कहा, पर उसके बाद क्या किया, अब सिर्फ एक जो सिंगल चिप थी उसमें उसके टाइम पे, उस टाइम तक तो ठीक था, पर अब जैसा हम देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास स्टोरेज है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है, कि पहले तो फिर भी काफी कम होती थी, अब 128 GB, 256, तो इस तरह से सब इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसी के साथ साथ क्या होने लगा, फिर इन लोगों ने भी क्या किया, एडवांसमेंट लाई, और इन्होंने क्या किया, ये जो हमारे माइक्रो चिप थी इसको और ज्यादा एडवांस करने की कोशिश करी। यानी कि इन्होंने क्या किया, इसके पोटेंशियल को और ज्यादा ग्रो किया, और इसमें क्या किया, इन्होंने और ज्यादा जो है माइक्रो प्रोसेसर्स को और ज्यादा कह सकते हैं बढ़ाने की कोशिश करी। ऐसा कह सकते हैं कि एडवांसमेंट के चलते यहाँ पे क्या हुआ, काफी ज्यादा कंपोनेंट्स इंक्लूड किए गए हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स में, जैसे कि यहाँ पे अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स ऑन अ स्मॉल साइज चिप टर्म्ड एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि उस कंपोनेंट्स में जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स थे उसके अराउंड 3 मिलियन कंपोनेंट्स जो थे वो हमारे स्मॉल साइज चिप में इंट्रोड्यूस किए गए, और इसी को हमने कहा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी कि अभी जो इंटीग्रेशन हुआ बहुत ही लार्ज लेवल पे हुआ, और हमने क्या किया, इंटीग्रेट करके उसे एक सिंगल चिप में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, तो यहाँ पे हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स PCs जो थे वो होम यूजर्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किए गए, क्योंकि पहले कंप्यूटर्स जो थे वो सिर्फ वही लोग चलाते थे जो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, या जो उस तरह का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही लोग उसका यूज करते थे। अब तो जैसे घर घर में आपको कंप्यूटर मिल जाएगा, तो इस तरह से, तो पहले ऐसा नहीं था। तो फिर बाद में क्या गया, 1981 में होम यूजर्स के लिए भी कंप्यूटर्स जो थे, पर्सनल कंप्यूटर PC जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, और एप्पल ने भी क्या किया, जो एप्पल कंपनी थी उसने मैक्रोनिक्स को यहाँ पे मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया 1984 में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि हर सर्किट में जो इंटेल माइक्रो प्रोसेसर्स थे उन सब में क्या किया, धीरे धीरे करके आप देख सकते हो कि जो ट्रांजिस्टर्स थे, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स को किस तरह से इंक्रीज किया गया,
गया, लगभग हर साल क्या करते गए, वो उसे डबल करते गए। तो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें इवॉल्व हुई। सो द पॉपुलैरिटी ऑफ पीसी सर्ज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI based on operating system by Microsoft and other in place of computer with only command line interface like UNXI and DOS around 1990s. The growth of World Wide Web WWW further accelerated mass usage of computer and thereafter computer have become an indispensable part of everyday life। यानी कि जैसे हमारा जो PCs इंट्रोड्यूस हुए उसके बाद होम यूजर्स ने PCs को यूज करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें कि कंप्यूटर्स जो थे वो बेकार के तो नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते, तो लोगों ने उसे समझा, यूज़ करना स्टार्ट किया, तो उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई। और जो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट था, वो सब यहाँ पे क्या हुआ, कमांड लाइन पे इंट्रोड्यूस हुआ। और उसके बाद अराउंड 1990s में क्या हुआ, जो हमारी WWW थी, वर्ल्ड वाइड वेब थी, वो और ज़्यादा एक्सलरेट हुई। क्योंकि यहाँ पे आप जो लोग पहले यूज़ कर रहे थे कंप्यूटर्स, वो तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में होम यूजर जो थे वो भी अब कंप्यूटर्स को यूज़ करना लगे थे। तो इसलिए जो हमारी वर्ल्ड वाइड वेब WWW थी, उसका एक्सेलरेशन और ज़्यादा बढ़ गया, उसकी मास यूजेज बढ़ गई, यानी कि बहुत सारे लोग उसे यूज़ करने लगे, तो इसलिए उसकी मास यूजेज भी बढ़ गई। मास यूजेज जैसे ही बढ़ी तो क्या हुआ, वो अब यहाँ पे कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स जो थे वो फिर क्या बन गया, एवरीडे लाइफ से इंडिस्पेंसेबल बन गए। यानी कि अब यहाँ पे लोगों को ऐसा लगने लगा कि विदाउट कंप्यूटर्स तो अब यहाँ पे थोड़ा सर्वाइव करना मुश्किल है। जैसे कि अब यहाँ पे फोन्स जो है, अगर आप देखो वो हर बच्चे के हाथ में आपको मिल जाएंगे, और लगभग फोन्स के बिना अगर आप काम करते हो तो थोड़ा सा कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया। क्योंकि आजकल सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होने लगी हैं, सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं, तो आपके हाथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए जो एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो। तो इसलिए अब उसी टाइम पे, जैसे पहले के टाइम पे जैसे कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो फिर वो क्या होगा, धीरे धीरे लोगों के साथ उनकी जो डे टू डे लाइफ थी उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। तो वो इस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ और उनकी पॉपुलैरिटी इस तरह से इंक्रीज हुई। उसी के बाद में अब यहाँ पर PCs के बाद में क्या हुआ, लैपटॉप्स, पर्सनल कंप्यूटिंग वाज मेड पोर्टेबल टू ग्रेट एक्सटेंट। यानी कि फिर यहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन हुआ, लैपटॉप्स का। जैसे PC जैसे इंट्रोड्यूस हुए वो तो ठीक था, पर उसके बाद में लैपटॉप जो पर्सनल कंप्यूटिंग है, जिसके हम पोर्टेबल डिवाइसेस थे, उनका इंट्रोड्यूस हुआ, ताकि आप हर जगह अपने कंप्यूटर को लेकर नहीं जा सकते। तो इट्स ओके, अब आप क्या कर सकते हो, फोन, मोबाइल, टैबलेट्स और लैपटॉप को क्या कर सकते हो, पोर्टेबल फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो इनका भी क्या हुआ, एडवांस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती गई, उसी के साथ साथ सारी चीज़ें क्या हो गई, हमारे लिए और ज़्यादा फैसिलिटेट सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारे प्रोसेसर्स थे वो यहाँ पे अच्छे से बनने लगे, यानी कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी, हमारे प्रोसेसर और ज़्यादा बेहतर हो गए, जो मेमोरी थी वो और ज़्यादा फास्टर हो गई, जो हमारा डेटा स्पीड थी वो इंक्रीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे क्या आई, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उसके साथ साथ में ये सारी चीज़ें बढ़ती गई। द नेक्स्ट वे ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस includes the wearable gadgets such as smartwatch, lens, headbands, headphones, etc. Further, smart applications are becoming a part of Internet of Things (IoT) by leveraging the power of artificial intelligence (AI). जब हमने देखा कि सबसे पहले कंप्यूटर्स आए, फिर लैपटॉप्स, फिर मोबाइल, टैबलेट्स, ये सारी चीज़ें। उसी के बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आने लगे, जो कहते हैं वेरेबल गैजेट्स थे, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी क्या हुई, फिर धीरे धीरे कंप्यूटिंग डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि स्मार्ट वॉचेज आई, लेंसेज, हेडबैंड्स, हेडफोन्स, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी डे टू डे लाइफ में इनका भी यूज़ कर सकें और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी जो लाइफ है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ सकें। अब यहाँ पर था हमारा कंप्यूटर मेमोरी। तो इसमें क्या था, अ कंप्यूटर सिस्टम नीड्स मेमोरी टू स्टोर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, वी यूजुअली टॉक अबाउट द मेन और प्राइमरी मेमोरी। यानी कि कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं कि चलो ठीक है, हमने कंप्यूटर्स बना लिए, पर अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक मेमोरी की ज़रूरत थी। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करते थे, उस मेमोरी का यूज़ हम जो है वो क्या करते थे कि हम जो डेटा है, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी हमने प्रोसेस किया है, उस सबको स्टोर करने के लिए हमें कंप्यूटर्स मेमोरी की ज़रूरत पड़ी। अब कंप्यूटर्स मेमोरी की जब भी हम बात करते हैं तो मेमोरी में हम मेनली दो मेमोरीज की बात करते हैं, हमारी मेन और प्राइमरी मेमोरी। जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो क्या यूज़ होती है, इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड रिजल्ट परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज। यानी कि जो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी है उसमें तो हम क्या करते हैं, अपना परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करते, पर जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम यूज तब करते हैं जब हमें अपने डेटा को क्या करना है, परमानेंटली स्टोर करना है। जो भी रिजल्ट है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, हमें परमानेंटली स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। तो जो हमारी पहली मेमोरी दे रखी है, यूनिट ऑफ मेमोरी, जो उसे पढ़ लेते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम यूजेस बाइनरी नंबर टू स्टोर एंड प्रोसेस डेटा। द बाइनरी डिजिट्स 0 and 1 विच आर बेसिक यूनिट्स ऑफ मेमोरी कॉल्ड बिट्स। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ, जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम
सिस्टम है वो हमारा बाइनरी सिस्टम पे चलता है, ये हम सभी को पता है। तो बाइनरी डिजिट्स में क्या आता है, हमारा 0 एंड 1 आता है, इसी का यूज होता रहता है, सारी चीजें चलती रहती हैं। तो इनकी जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, यानी कि 0 और 1 से बनने वाली जो यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, उनको हम क्या बोलते हैं, बिट्स बोलते हैं। यानी कि फर्दर दीज बिट्स आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स, यानी कि बिट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। सो 4 बिट वर्ड इज कॉल्ड अ निबल। जब हम क्या करते हैं 4 बिट्स वर्ड, यानी कि बिट्स का यूज करके 4 शब्द का कोई वर्ड बनाते हैं, तो वो हमारा निबल होता है। जैसे कि 1001, 1010, 0010 या 0001, इस तरह के हम बहुत सारे अगर बनाए 4 वर्ड्स के बिट्स, तो वो हमारे निबल कहलाएंगे। अब 2 निबल वर्ड्स दैट इज 8 बिट वर्ड इज कॉल्ड अ बाइट। अब जैसे जैसे हम इन बाइट्स को बिट्स को जोड़ते जाएंगे तो निबल बनेगा, निबल को जोड़ेंगे तो हमारा बाइट बनेगा। तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें ज्वाइन होती रहती है। अब 4 बिट्स निबल बनती है। अब हम 2 निबल्स को जोड़ दें, यानी कि एक निबल में 4 बिट्स, दूसरी निबल में 4 बिट्स, यानी कि टोटल मिला के 8 बिट को अगर हम जोड़ दें तो हमारा बाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसका ये रखा है 01000110। तो इस तरीके से हमारी क्या बनते हैं, निबल, बाइट्स, और आगे इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे रखा है, सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। तो ये सारी हमारे स्टोरेज की ही यूनिट्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, और मेजरमेंट की यूनिट्स हैं जिसको हम डिजिटल फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं, ताकि अगर हमें किसी भी मेमोरी की स्टोरेज चेक करनी है तो हम इन यूनिट्स का यूज करते हैं। अगर हमें लेंथ की यूनिट जाननी होती है तो मीटर, किलोमीटर, ये सब यूज करते हैं। पर अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटल डेटा की यूनिट जाननी है, उसकी स्टोरेज जाननी है, तो हम यूनिट्स यूज करेंगे किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। तो इस तरह की यूनिट्स हमें यूज करनी होते हैं। और 1 किलोबाइट में, 1 किलोबाइट में हमारी कितनी बाइट्स होती हैं, 1024 बाइट्स हमारी इंक्लूडेड होती हैं। तो ये डेटा, ये टेबल आप पढ़ सकते हैं। अब टाइप ऑफ मेमोरी में आती है, पहला है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा कैश मेमोरी, और उसके बाद हमारी दे रखी है सेकेंडरी मेमोरी। तो सबसे पहले अपने प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे, पर उससे पहले टाइप ऑफ मेमोरी में क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स मेमोराइज मैनी थिंग ओवर अ लाइफ टाइम एंड रिकॉल फ्रॉम मेमोरी टू मेक अ डिसीजन और सम एक्शन। However, we do not rely on our memory completely and we make notes and store important data and information using other media such as notebook, manual, journals, documents, etc. Similarly, computers have 2 type of memory, primary and secondary. यानी कि जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन बीइंग्स भी क्या करता है, अपने जो भी उनके इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं वो याद रखते हैं, उसको मेमोराइज कर लेते हैं, और लाइफ टाइम तक के लिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे वैसे याद करके रखेंगे, और जब उन्हें कोई एक्शन लेना होगा, कुछ भी परफॉर्म करना होगा, तो वो उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं और एक्शन, अपना जो भी डिसीजन है वो लेते हैं। पर जरूरी नहीं है कि हमें हर बार सारी चीज़ें याद रहे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं। जैसे कि हम नोटबुक में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, जैसे अगर हमें कोई नंबर इंपॉर्टेंट है तो वो हम उसे कहीं स्टोर कर लेंगे, मैनुअल, जनरल्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। उसी तरह सिमिलरली कंप्यूटर्स के पास भी क्या होते हैं, 2 तरह की मेमोरी होती है, पहली प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी मेमोरी में क्या दिया, प्राइमरी मेमोरी इज एन एसेंशियल कंप्यूटर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, प्रोग्राम एंड डेटा लोडेड इनटू द प्राइमरी मेमोरी बिफोर प्रोसेस। प्राइमरी मेमोरी को मैं पूरा ऐसे समझा देती हूँ, क्या बोला इसमें कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है उसका एक एसेंशियल कंपोनेंट है ना। उसके बाद में जो हमारा कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है ये क्या करती है, जो भी हमारे प्रोग्राम्स, डेटा लोडेड है उसमें बिफोर प्रोसेसिंग, उस समय वो स्टोर रहते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, इंटरेक्ट करता है डायरेक्ट हमारी प्राइमरी मेमोरी से, उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उन सबको रीड आउट करता है, उसके बाद उसे परफॉर्म करता है। प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स हैं, जैसे इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम और रीड ओनली मेमोरी रोम। यहाँ पे 2 चीजें इसमें सब क्लासिफिकेशन है। रैम क्या वॉलेटाइल होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि एज लॉन्ग एज द पावर सप्लाई टू द कंप्यूटर इट रिटेन्स द डेटा इन इट। यानी कि रैम में हम कह सकते हैं कि जब तक आप क्या करोगे, पावर सप्लाई करते रहोगे अपने कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो डेटा उसमें स्टोर रहेगा। पर जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगी, जैसे ही आपका कंप्यूटर बंद होगा, उसके बाद वो सारा जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी डेटा थी, वो यहाँ से वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो वो यहाँ पे क्या रहता है, रैम में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी कुछ टाइम तक है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है, बस जब तक के लिए हमारा वो जो डेटा वो स्टोर रहता है। और यहाँ पे बात करें रैम, यहाँ पे क्या होता है, यूजुअली हम कह सकते हैं कि रेफर करते हैं हमेशा मेन मेमोरी एज इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। ये मेन मेमोरी में आता है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि रैम जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से फास्टर काम करता है, जो भी इसकी स्टोरेज डिवाइस है। भले ही ये कह सकते हैं कि परमानेंट तो नहीं है, टेम्परेरी काम करता है, पर फास्टर होता है सेकेंडरी मेमोरी से। और ऑन द अदर हैंड जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल होता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पावर बंद कर दी हमने तो कंप्यूटर सिस्टम से जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन है वो सब खत्म हो जाएगी, नहीं, वो जाती नहीं है, वो उसमें परमानेंटली यहाँ पे स्टोर हो जाती है। और जब आप उसे बंद करोगे अपने डेटा को, जब आप बंद करोगे अपनी पावर सप्लाई को, तब भी वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगी। और जब आप क्या करोगे, दोबारा से अपना कंप्यूटर स्टार्ट करोगे, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ये भी क्या होती है, इट इज यूज्ड अ स्मॉल बट फास्टर परमानेंट स्टोरेज फॉर द कंटेंट विच इज रेयरली चेंज्ड
यानी कि ऐसा कंटेंट को अपने पास में रखना है जो क्या होता है रेयरली चेंज होता है, ये अपने डेटा को अपने पास में सेम फॉर्म में ही रखता है। आगे दिया द लोड दैट लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू प्राइमरी मेमोरी इट स्टोर्स इन रोम, यानी कि जो हमारा प्राइमरी मेमोरी का जो भी लोड है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो सारा हमारा रोम में क्या होता है स्टोर होता है। आगे बात करें हमारे कैश मेमोरी की, तो इसमें क्या दिया है रैम इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी बट नॉट एज फास्ट एज अ कंप्यूटर प्रोसेसर, यानी कि रैम हमारा सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होता है पर कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्टर नहीं होता। सो बिकॉज अ रैम अ सीपीयू में हैव टू स्लो डाउन टू स्पीड अप द ऑपरेशन ऑफ अ सीपीयू, अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत तेज होता है और रैम हमारी सेकेंडरी मेमोरी से भले ही सेकेंडरी स्टोरेज जो है हमारी सेकेंडरी मेमोरी जो है उससे फास्ट है पर कंप्यूटर प्रोसेसर से फास्ट नहीं है। पर अगर हमारा सीपीयू जो है अगर वही यहाँ पे क्या हो जाएगा स्लो डाउन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर उनकी जो मेमोरी है जो डेटा है वही उन्हें स्लो मिलेगा तो फिर काम ढंग से नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या होता है हमारे सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में एक और मेमोरी होती है जिसे हम कैश बोलते हैं। ये यहाँ पे क्या करती है स्टोर करती है जो भी डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है कंप्यूटर के पास में, उसकी कॉपी को क्या करती है ये अपने पास में उसकी एक सेम कॉपी उस डेटा की कॉपी को अपने पास में क्या करती है स्टोर करके रखती है, ताकि जैसे ही हमारे कंप्यूटर को जरूरत हो तो फ्रीक्वेंटली हमारा सीपीयू जो है उसे एक्सेस कर सके और क्या कर सके जो भी काम है उस सबको परफॉर्म कर सके। तो जब हमारे सीपीयू को डेटा की जरूरत होती है तो सबसे पहले वो कैश से क्या करता है एग्जामिन करता है, क्योंकि कैश के पास क्या होती है वो फ्रीक्वेंटली एक्सेस में रहती है, तो सीपीयू वहां से उसे एग्जामिन करता है और उसके बाद अपने सारे जो भी उसकी प्राइमरी मेमोरी से उसके बाद रिलेटेड जो भी उसको परफॉर्मेंस देनी है फिर वो सीपीयू उसका काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या दिया है, सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी हैज लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड इज ईदर वोलेटाइल रैम और रोम, ठीक है। Does a computer system need auxiliary or secondary memory to permanently store the data or instruction for further use? The secondary memory is a non-volatile and has larger storage capacity than primary memory, यानी कैसे कह सकते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या लिमिटेड है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड है, रैम और रोम यहाँ पे लिमिटेड रहते हैं। पर यहाँ पे अगर हमें क्या करना है सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे साथ से साथ नॉन वोलेटाइल है और यहाँ पे उसकी लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होती है देन कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। देखिए अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की तो उससे ज्यादा स्टोरेज किसके पास में होती है सेकेंडरी मेमोरी के पास में होती है। सो इट इज स्लोअर एंड चीप, पर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है थोड़ी स्लोअर होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी से और थोड़ी सी सस्ती भी होती है, और ये देन द मेन मेमोरी यानी कि हमारी जो प्राइमरी मेमोरी है उसी की बात कर रहे हैं, जो मेन मेमोरी है उससे ये स्लोअर और चीप होती है। और यहाँ पे क्या दिया ये डायरेक्टली सीपीयू को एक्सेस नहीं करती, क्यों? क्योंकि सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेस हमारा मेन मेमोरी करती है। सेकेंडरी स्टोरेज में यहाँ पर हमने इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं कि सेकेंडरी मेमोरी के जो डिवाइसेस हैं वो क्या होता है हमारी हार्ड डिस्क, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, डीवीडी मेमोरी कार्ड, ये सारे हमारे क्या होते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। आपने देखा होगा कि ये थोड़ा स्लो काम करता है और थोड़े से सस्ते भी आते हैं, पर इनकी स्टोरेज क्या होती है ज्यादा होती है देन कंपेयर टू मेन मेमोरी। However, these days secondary storage like SSDs which support very fast data transfer speed as compared to early HDDs. Also, data transfer between computers has become easier and simple due to availability of small size and portable flash और pen drives. यानी कि अब ये तो पहले की बात हो गई, DVD आप CDs ये सारी चीजें यूज कर रहे हो, जैसे हमारे SSDs आए हैं इन्होंने रिप्लेस कर दिया HDD को, रिप्लेस कर दिया HDDs को, और यहाँ पे साथ ही साथ जैसे हमारे जो स्मॉल साइज पोर्टेबल फ्लैश और पेन ड्राइव्स हैं, ये स्मॉल साइज और पोर्टेबल फ्लैश और पेन ड्राइव्स हैं, ये क्या करते हैं ये भी थोड़े से फास्टर हैं, यानी कि इसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो और अपने डेटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हो। तो जैसे जैसे अवेलेबिलिटी बढ़ी है कह सकते हैं फैसिलिटीज हमारे लिए बढ़ गई हैं और ये इजीली क्या करते हैं डेटा को ट्रांसफर भी कर लेते हैं। तो ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी का हो गया। अब जो हमारा डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया वो सारा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।